वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। खंड शिक्षा अधिकारी के आज के इस मॉक टेस्ट में हम आपके सिलेबस के मुताबिक सामान्य विज्ञान, भारत और विश्व का भूगोल, खेलकूद, पर्यावरण, इतिहास और भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर कि नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। फ्रेंड्स, आपके पास है 3 सेकेंड और उसके बाद मैं आपको पूरी व्याख्या दूंगा। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है प्लूटोनियम। ठीक है, तो देखिए 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए थे। और आपको ये भी बता दें कि टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लास अलामोस, न्यू मैक्सिको की प्रयोगशालाओं में ये बम बनाए गए थे। और इनके अस्तित्व को इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो थे उस समय, हैरी ट्रूमैन, उनको भी इसके बारे में पहली बार पता तब चला था जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। तो जब ये बम गिराए गए थे जापान पर, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? उस समय थे राष्ट्रपति रूजवेल्ट। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इसके बारे में एक वीडियो मैं शीघ्र ही अपलोड करूंगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात करते हैं? आपके पास है 3 सेकेंड। और दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेडियोमेट्रिक एज डेटिंग के द्वारा जो पृथ्वी की आयु है उसको ज्ञात करते हैं। रिंग मेथड क्या होता है? रिंग मेथड से हम क्या ज्ञात करते हैं? हम किसी भी वृक्ष यानी कि तने में जो रिंग बनते हैं उसके तरह उस वृक्ष की आयु को ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स, अगर आपकी जान पहचान में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताएं और उनसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? 3 सेकेंड। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हेमेटाइट से हमें लोहा प्राप्त होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो लोहा होता है उसका जो डिपॉजिट होता है यानी कि निक्षेपण होता है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये मुख्य रूप से झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में जो हेमेटाइट है ये पाया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित यानी कि सिंथेसाइज्ड किया गया था? कार्बनिक यौगिक के बारे में बात हो रही है। और फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि यूरिया। यूरिया ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। अब यूरिया का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है CH4 आगे N2O। ठीक है, तो ये यूरिया का रासायनिक सूत्र है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात के बीच का इलाका जिसके इर्द गिर्द तेज हवाएं चलती हैं क्या कहलाता है? ये वाला एरिया क्या कहलाता है? ये कहा जाता है फ्रेंड्स चक्षु या आंख। इसको आप याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जरवा किस राज्य की जनजाति है? जरवा। तो दोस्तों, जरवा जनजाति ये पाई जाती है निकोबार द्वीप में। तो विकल्प सी हमारा सही जवाब है। अपभू यानी कि अपोजी चंद्रमा के पृथ्वी से डैश होने की स्थिति है। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी के समान ही चंद्रमा का जो परिक्रमण पथ है वो भी दीर्घवृत्ताकार यानी कि हाइपरबोलिक है। तो पृथ्वी से निकटतम दूरी जो होती है, पृथ्वी की जो निकटतम दूरी होती है चंद्रमा से, उसे कहते हैं पेरिजी, PERIGEE। क्या कहते हैं उसे? पेरिजी, PERI या पेरिगी भी आप कह सकते हैं। ये निकटतम दूरी होती है और अपभू जो है ये अधिकतम दूरी है। ठीक है, तो सबसे दूर होने की जो स्थिति होती है उसे कहते हैं अपभू। और पेरिजी क्या होती है? उपभू होती है। उपभू यानी कि पेरिजी, तो ये सबसे पास होने की स्थिति होती है। दोनों याद रखिएगा। सबसे दूर होने की स्थिति को क्या कहेंगे? सबसे दूर होने की स्थिति क्या बोली जाती है? ये है अपोजी। ठीक है, अपोजी यानी कि उपभू। और पास होने की स्थिति क्या होती है? ये होती है पेरिजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है?
जनगणना 2011 के मुताबिक। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 56। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां पर व्याख्या की आवश्यकता होगी मैं वहां पर आपको व्याख्या भी दूंगा। पैरागोनियम मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? पैरागोनियम मरुभूमि ये कहाँ पर स्थित है? और फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। पैरागोनियम मरुभूमि जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस समुद्री क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि रास सागर जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। तो विकल्प सी इसका सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? थोड़ा सा मैं इस प्रश्न को और आसान करना चाहूंगा। CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम है, जो कि स्थित है लखनऊ में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। एस्बेस्टास, जिसके बारे में आप जानते होंगे, एस्बेस्टास एक न जलने वाला रेशेदार तत्व होता है और इसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें बनाने के लिए किया जाता है। तो भारत में इसके जो डिपॉजिटेड यानी कि निक्षेप होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड में इसके निक्षेप यानी कि इसके जो डिपॉजिट हैं वो पाए जाते हैं। दल बदल कानून के तहत यदि किसी सभा के किसी सदस्य की अनर्हता यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन का प्रश्न है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उस सभा का सभापति या सभा अध्यक्ष जिसका वह सदस्य है। तो विकल्प ए हमारा सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 249, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए? सही जवाब है ऑप्शन ए 42वां संशोधन। और ये संशोधन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1976 में, 1976 में हुआ था। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 जनवरी, 26 नवंबर, 30 जनवरी या फिर 25 जनवरी। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसे बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा हेतु 10% का आरक्षण का जो प्रावधान है वो कब किया गया था? किस संविधान संशोधन में इसका प्रावधान किया गया है? सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 103वां संविधान संशोधन। ठीक है, देखिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 को ही राष्ट्रपति की सहमति जब प्राप्त हो गई तो उसके बाद यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना गया। ठीक है, 124वां ये जो था ये विधेयक था और इसे जो है 103वां संशोधन कहा जाता है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। देखिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई तो ये बन गया 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब तक संविधान में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? और दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कुल 103 बार। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी ब्यौरे के मुताबिक संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था।
और इसे अस्थायी संसद ने पारित किया था। उस समय राज्यसभा नहीं थी। इसके बाद से लेकर अब तक कुल 103 बार संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति संविधान के मतलब अनुसार लोकसभा को भंग करता है, तो किस अनुच्छेद के तहत इसका वर्णन किया गया है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत का अंग बना लिया गया? और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है 12वां संविधान संशोधन। और ये संशोधन कब हुआ था? ये संशोधन हुआ था 1962 में, 1962 में। नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार किसको है? सही जवाब है ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्याद किस भाषा का ग्रंथ है? अमुक्त माल्याद काफी चर्चित ग्रंथ है। ये किस भाषा में लिखा गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि तेलुगु भाषा का ग्रंथ है ये। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया? धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और धर्मत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? शाहजहां उस समय बीमार था, इसलिए यह उत्तराधिकार का युद्ध था, जो कि दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि धर्मत के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि धर्मत का युद्ध किसने जीता था। मैं आपको हिंट देता हूं कि यह उत्तराधिकार का अंतिम और निर्णायक युद्ध था, ठीक है, और लड़ा गया था दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। फिलहाल अब तो कुछ बचा ही नहीं है, जवाब दीजिए। सीतावल्डी का युद्ध कब लड़ा गया था? सीतावल्डी कहाँ पर है? सीतावल्डी है नागपुर में। सीतावल्डी का युद्ध कब लड़ा गया था? और यह युद्ध लड़ा गया था 1817 में। तो विकल्प ए इसका सही जवाब है। तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद यह युद्ध अप्पा साहब भोसले, क्या नाम था? अप्पा साहब भोसले और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इसमें मराठों की फिर से हार हुई थी और अप्पा राव ने क्या किया था? आत्मसमर्पण। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आगे बढ़ते हैं और एक युद्ध और है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध। ठीक है, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध क्या है? देखिए 15 मई 1555 को यह हुआ था युद्ध। लुधियाना से 19 मील दूर सतलज नदी के तट पर है मच्छीवाड़ा। ठीक है, और ये युद्ध हुआ था मुगल बादशाह हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां और तातार खां के बीच। इसमें हुमायूं जीता था और पूरे पंजाब पर उसने अधिकार कर लिया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। कब? 15 मई 1555 में। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? 3 सेकंड। सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि राजा को ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता के नाम से जाना जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नग्न नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि कांसा धातु से बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, रोहिंटन वारियर ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? रोहिंटन वारियर ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि क्रिकेट के दौरान ये ट्रॉफी प्रदान की जाती है। पेनाल्टी पॉइंट, डार्क फॉल, फॉल बैक, ब्रेक डाउन शब्द किस खेल में दिए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह कुश्ती के दौरान ये शब्द जो थे वो प्रयोग में लाए जाते हैं। पोलो में हर टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में जब पोलो खेला जाता है, जैसा कि आप जानते हैं पोलो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, तो पोलो की हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो विकल्प डी हमारा सही जवाब है। और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है भारत में मणिपुर से मानी जाती है और ओरिजिन माना जाता है फारस। फारस में 525 ईसा पूर्व में ही ये जो खेल था वो खेला जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या आप बता सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही जवाब फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी, बेसबॉल। ठीक है,
अब एक प्रश्न है आप सभी लोगों से लिए, बताइए कि बम का दर्शन एक किताब है, इस किताब को किसने लिखा है? बम का दर्शन नामक किताब किसने लिखा है? सरदार भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुभाष चंद्र बोस, ऊधम सिंह। तो पूरा लिखिएगा, बम का दर्शन डैश और लेखक का नाम, ठीक है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।